नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वक्फ एक्ट पर। उस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में ख्वाजा मोइज़ुद्दीन साहब और मिर्ज़ा मेहदी हुसैन एडवोकेट साहब, उनके साथ नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले हमें सैयद इदरीस साहब इधर से आपने कॉल किया था। आप CID और CBI के बारे में जानना चाहते हो तो स्पेशल ज़रूर हम इस पर प्रोग्राम करेंगे कि वो क्या करते हैं और उनको क्या पावर्स दिए गए हैं। रही बात, अगर आपको उस प्रोग्राम वो छूट गया हो तो हम रोज़ाना लीगल पॉइंट्स लाइव के प्रोग्राम को 11:30 से 12:30 तक वीकली 5 डेज़ हम पेश करते हैं। 11:30 से 11:30 बजे तक रोज़ाना लीगल पॉइंट्स का 11:30 से 12:30 तक आप इस प्रोग्राम को रिपीटेड देख सकते हैं। और लाइव प्रोग्राम्स जो हैं वो जुमेरात और जुमा रात 9 ता 10 बजे पेश किए जाते हैं, जिसमें आप रास्ते में कॉल कर सकते हैं। कोई कॉलर हो तो शामिल कर लेंगे। हेलो हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम अब्दुल खालिक है, मैं नलगोंडा से बात कर रहा हूँ। जी खालिक साहब, फरमाइए। वो हमारे पुराने मकान को जो है जी मस्जिद बनाने का इरादा करे तो जी। पहले तोड़ के जो है म्यूनसिपालिटी में घर बनाने मिल के परमिशन लिए थे। ठीक है फिर अब बाद में जो है इरादा ये हुआ कि हम इसको मस्जिद बनाएंगे। ठीक है। शक भी पड़ गया, फर्ज भी हो गया, तो दूसरे गैर लोग जो है जी कलेक्टर के पास कंप्लेंट करे। जी जी तो RDO और DSP वगैरह सब आके जी वहाँ पे मीटिंग रखे और इसमें वो पीस कमेटी से डिसाइड करे कि जो है कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है उनकी। जी। फिर अब सुनने में आ रहा कि जो है वो कोर्ट को अप्रोच होते हैं बोल के। ठीक है तो अब मैं ही जो है इसको ये प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता हूँ क्या? जी, ये आप ही की प्रॉपर्टी है, आप इसको वक्फ करना चाहते हैं या फिर मस्जिद बनाना चाहते हैं? मेरे वालदा की है, जी वालदा करना चाहते हैं। वालिदा है ना अभी बेकायदा हयात जी आपकी? है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक साहब, आपने हमें नलगुंडे से कॉल किया। सबसे पहले नेमत साहब इस सवाल पर रोशनी डालिए, फिर मजीद मोइज़ साहब और मेहदी साहब भी कुछ कहना चाहेंगे तो हम इस पर क्या कर सकते हैं मस्जिद बनाने के लिए। सब जो है आप मस्जिद बनाने का इरादा करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वक्फ करना चाहिए। इसको वक्फ डीड बनाकर आप वक्फ बोर्ड में अप्रोच होना चाहिए। अप्रोच होकर जो है वक्फ बोर्ड में इसका जो है वक्फ रजिस्टर कराना चाहिए। इसको जी। पहले जो है वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर होने के बाद पावर्स आएंगे आपको, तो आप वाकिफ़ बनेंगे। आप एक डीड बनाते हुआ उसमें वक्फ डीड बोलते हैं उसको बना के पहले वक्फ बोर्ड में दर्ज करते हुआ उसके बाद आपको पूरे पावर्स मिलेंगे। फिर आप बना आप सकेंगे जो है उसमें वो से। मस्जिद बना सकते हैं, वहाँ पर आप वाकिफ रहेंगे उसके। जी, मेहदी साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कि वफ़ कराना चाह रहे हैं मैडम जो हैं जी उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, उन्होंने जो कुछ चाहे कर सकते हैं। अब जैसा कि नेमतुल्लाह साहब ने कहा कि पहले वफ़ करवा दीजिए उसको, उसके साथ वफ़ डीड में लिखा जाए कि किस मकसद से वफ़ किया जा रहा है। मस्जिद जी। बनाने के नियत से वफ़ किया जा रहा है, हम मस्जिद बनाएंगे और मुतवली वो खुद रहेंगे ताहयात। उसके बाद जो फ्यूचर में जो है वफ़नामे में आ जाएगा। जी। उनसे ये गुजारिश है कि वो पहले वफ़ में एंट्री करा दें, रजिस्टर करा दें मस्जिद के नाम पे, जी। फिर मस्जिद बनाएं। मोइज़ साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं तो इतना कहूँगा, आज के माशरा के एतबार से, हालात के एतबार से लोग ये चाह रहे हैं कि पहले मस्जिद का काम लिए, आजू बाजू लोगों के इतराज़ात ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, कोर्ट को जा रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि पहले इसको जिस तरह से चाहे मकसद करके बाद में उसको वक़्फ़ करवाएं। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जिस तरह से जब चाहे करना कर सकते हैं। जिस दिन कर रहे हैं उन्हें उससे मालिक होना चाहिए। मस्जिद बनाने के लिए क्या कोई प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए? कुछ आप लोग कहना चाहेंगे मेहदी साहब? जी, मस्जिद बनाने के लिए आजकल ये मैंडेटरी हो गया है कि कलेक्टर ऑफिस में इंटीमेट किया जाए, वहाँ से परमिशन ले लिया जाए ताकि किसी से ऑब्जेक्शन ना हो, जी और ये बता के ज़ाती हमारी मलकियत है, हम मस्जिद बनाना चाह रहे हैं। ये कुछ सालों से इसको मैंडेटरी कर दिया गया, लाजमी कर दिया गया है कि आप कम से कम इत्तला दे दें ठीक कि है। मस्जिद बन रही है यहाँ पर, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। एक प्लान सबमिट कर सकते हैं कलेक्टर ऑफिस में या लोकल बल्दिया पंचायत जो भी आपके पास हैं, जी उनको इत्तला देकर ये काम शुरू किया जाए। जी। प्लान सबमिट मोइज़ साहब, हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू रिलीजन तो है, तो हम हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी कायम कर सकते हैं। तो फिर तो लोगों को एतराज़ करने का क्या इसमें हक बन रहा है? उसमें हर एक को आज़ादी है, जी। हर एक को इतराज़ करने का इरादा है। जी, जहाँ पर हमको इंस्टीट्यूशन कायम करने की आज़ादी है, वहाँ पर लोग एतराज़ भी आज़ादी कर है सकते हैं। जी और आज़ादी और इतराज़ जब कर रहे हैं, सच्चाई ये गलत है उसको कि उसको
जो स्कूटनी होती, जी। स्कूटनी होने के बाद जब सच्चाई सामने आती जी उसको तो रुकावट नहीं हो सकती। ठीक है, कॉलर को मैं शामिल करता हूँ, देखते हैं कौन सा वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मैं मजहर शहीद महबूब नगर से बात कर रहा हूँ। मुज़र शहीद साहब महबूब नगर से। जी फरमाइए शहीद साहब। साहब एक हमारा वक्फ कर्नाटक में एक मौजा है अनपुर की आपके तालुके में, कर्नाटक में? जी हाँ। जी तो उसमें दरगाह शरीफ है, 600 साल खदीम दरगाह शरीफ है जी जिसका वक्फ रजिस्ट्रेशन वगैरह सब है। उसमें पानी में भी उसका इंदराज है समझिए। खासरा में भी 1 एकड़ 1 गुंटा बोल के है। जी हाँ। और ये 86 के बाद पानी में गौठान और परमपुर बोल के आया है ना। क्या चीज़ आई है? गोटा जी गोटा ठीक है, ये 86 में। ठीक है। तो हम वक्त ट्रिब्यूनल रिव्यू हुए थे, वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था मंदिर का एक। जी उस सिलसिले में हम वक्त ट्रिब्यूनल गुलबर्गा से रुजू हुए थे। जी वक्त ट्रिब्यूनल गुलबर्गा हमारी पर इसको डिसमिस करा, हमारी पिटिशन को। जी पिटीशन को। वो इंजेक्शन पिटीशन फाइल किए थे हम लोग जी जी कि हमारे ताया साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो मुतवल्ली वो थे समझिए, तो उनका इंतकाल होगा। उनके बाद उनके साहिबजादे के नाम से पेड किए थे। जी जी तो वहाँ का कानून क्या बता रहा है, वहाँ की एक हाईकोर्ट की एक रूलिंग है कि वो मुतवल्ली के इंतकाल के बाद रिन्यूअल करा देना बोल के। जबकि हमारा खुदशाही डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास खुद यह है कि ये तायात इनके विरसा दर विरसा बोलते से इसके मुतवल्ली से बोल के है। ठीक है, ठीक है। तो ये पिटीशन डिसमिस हुई है ग्राउंड में। और एक ग्राउंड ये है, दूसरा ग्राउंड क्या है जबरदस्त जी वोक गजीब में 1 एकड़ 20 गुंटा बोल के इंडस्टमेंट आया था। ठीक है। वोक गजीब में ठीक है, उसमें सिर्फ सर्वे नंबर नहीं लिखा गया। ठीक तो इस तरीके से ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने मज़हर शहीद साहब हमें कॉल किया महबूब नगर से, आंध्र प्रदेश से। हम ज़रूर इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेहदी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, अभी कहा कि मुतवल्ली साहब का इंतकाल हो गया, तो ये चाहिए कि फ़ौरन वक्फ बोर्ड रुजू हो के आपके हेरिडिटरी राइट पहले रिकग्नाइज करा लें वहाँ से। इसीलिए आपकी पिटीशन डिसमिस हो गई। वो ये कह रहे हैं कि अदालत वाले कि अब मुतवल्ली नहीं है और मुतवल्ली बनने के बाद इसे रिन्यूअल कराई जा सकती। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि पहले वक्फ बोर्ड से रुजू हो कि अपने हेरिडिटरी राइट जो है, आपके मोरसी राइट्स, जी। कोई एक ख़ानदान का बड़ा जो भी हो सकता वो मुतवल्ली बन जाए, उसके बाद इस केस को प्रोसिक्यूट करें। ठीक। और जो जहाँ तक 1986 से तब्दीली रेवेन्यू रिकॉर्ड का सवाल है, आप लोकल मंडल ऑफिस या आपके तहसील ऑफिस जाकर इसको पुराने डॉक्यूमेंट्स बताकर वो डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई करा लीजिए, आपका नाम एंट्री करा लीजिए, कैसा तब्दील हुआ है, गौठान कैसा बना, जी उसकी कोशिश करें रेवेन्यू लॉ के हिसाब से कि वो पहानी जो डॉक्यूमेंट्स रेवेन्यू हैं उसमें तब्दीली करा लें। और जो सर्वे नंबर आपका गज़ेट में पब्लिश नहीं हुआ उसको वक्फ बोर्ड अप्रोच होकर उसका रेक्टिफिकेशन डीड करवा लीजिए, रेक्टिफाई करा लेके नई गज़ेट निकलवा लीजिए, ताकि आपके सब तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और आपका केस कंटिन्यू हो सके। जी, बहुत बेहतर आपने मेहदी साहब ने जवाब दिया और उम्मीद करता हूँ मज़हर शहीद साहब आपको इसका माकूल जवाब भी मिल गया होगा। और अगर खुदा न खास्ता नाम मिला हो तो हम इस प्रोग्राम को नेक्स्ट वीक भी करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी आप सवाल कर लीजिएगा। मेरा अगला सवाल ख्वाजा मोइज़ुद्दीन एडवोकेट साहब से ये रहेगा कि अगर बाज़ औक़ात हमारे नाज़रीन का ये बाज़ औक़ात नहीं अक्सर सवाल होता है कि भाई मुतवल्ली लोग ही जो है वक्फ बोर्ड की वक्फ लैंड्स को एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर उसका नाजायज़ कुछ भी बेच देते हैं, इस तरीके से हरकत करते हैं। तो इन हालात में किसी भी शख्स को या कौन शख्स है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है? मैं मोइज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा इस पर रोशनी डालें। कोई भी शख्स मुसलमान या हिंदू, उसमें कोई रिलीजन्स की पाबंदी नहीं है। कोई मुतवल्ली प्रॉपर्टी बेच रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो उसको सवाल उठा सकते हैं, दरख्वास्त डाल सकते हैं। वो क्या कर रहा है उस रिकॉर्ड फराहम कर सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल को रुजू हो सकते हैं, वक्फ बोर्ड रुजू हो सकते हैं। जी, आजकल तो बहुत वाइड पावर्स हो चुका है, जिस तरह मैं कहा, जैसे कि मेहदी साहब जी कहा कि 2013 एक्ट के आने के बाद इतने पावर्स आ चुके हैं कि मुसलमानों को सबको जी, कि उसको अगर कोई भी गलत काम कर चुका है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसमें पेनल एक्शन होगा, क्रिमिनल एक्शन है, उनको सज़ा हो रही है, उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो रहा है, केस बुक हो रहा है। जी। इस तरह से इसका अमल आ रहा है। ठीक। दोस्तों, हम गुफ्तगू कर रहे हैं वक्फ एक्ट पर, इससे रिलेटेड आप सवाल भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ 3 माहिरीन मौजूद है। मेरा अगला सवाल नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब से ये होगा कि मुतवल्ली एक हम नाम सुनते हैं, दूसरा सज्जादा नशीन नाम सुनते हैं, क्या ये दोनों एक ही ओहदे को कहा जाता है या फिर अगर फ़र्क है तो क्या फ़र्क है? ये मुतवल्ली
तो कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी के जो है मैनेजर होते हैं, जी उन्होंने जो है वक्फ प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से देखभाल करना है, उनकी ड्यूटी होती है। और कभी भी जो है कोई वक्फ प्रॉपर्टी में कहीं नाजायज़ कब्जा होता है तो फ़ौरन जो है वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट करना है और वक्फ बोर्ड से जो है कोई कार्रवाई कर सकते हैं एविक्शन की। और सज्जादा नशीन का जो है डिफरेंस ये है कि सज्जादा नशीन को जो रिलीजियस हेड बोलते हैं, जी इन्हों जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटीज़ मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ाना है, यानी जो जी। है रिलीजियस जो भी जितने भी जो है रिलीजियस हेड्स होते जी। हैं और आम पब्लिक तक जो है उनको पहुंचाना, जी वही ये सही तरीका है। ठीक। ये जो है इसके बारे में उनको आवाम पब्लिक को जी जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में पहुंचाना। जी मेहदी साहब, यहाँ पर सज्जादा एक नशीन, जी क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहूँगा जी कि सज्जादा नशीन वो होता है जो दरगाह के फातिहा फतूत उरूस जी। वहीं पर रहकर वो काम करे, और सज्जादा नशीन जो है साहिब दरगाह सेंट उनकी नस्ल में से होता है। जी। तो और सज्जादा अगर नशीन मिसाल को के तौर पे religious वहाँ है। पर सेंट की नस्ल ही ना हो तो ना फिर वो वो तो सज्जादा नशीन कौन होता है? सज्जादा नशीन जो है उनके कोई रिश्तेदार खानदान वाले ऐसा हो बन सकते हैं। सकते जो खिलाफत का जो सिलसिला चल रहा है, कोई एक दूसरे को खलीफा बनाया जाता है, जी दस्तारबंदी करके वो ठीक। नस्ल सिलसिला चलता है सज्जादा नशीन। लेकिन ठीक। ये एक्ट के अंदर 95 एक्ट से जी सज्जादा नशीन को भी मुतवल्ली के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, मजीद इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन सा पर क्या जाना चाहते हैं। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए प्लीज। जी सलीम अहमद बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। वैसे यूपी से ताल्लुक है, यूपी का सवाल है मेरा वर्कआउट के मुताबिक। जी फरमाइए। जी मेरा एक सवाल है कि यूपी में जी जो हमारी जिस बस्ती के हम रहने वाले हैं उसकी 400 बीघे पक्की जमीन है, 200 बीघे के 2 वक्त, और उस जमीन के 3 जगह नंबर बदल गए हैं, जी यानी कि 1915 1911 के वक्त से। तो अब चकबंदी में हमने केस डाले, जी तो चकबंदी में सीओ चकबंदी ने ये कह के केस को हमें हरा दिया कि आप मुतवल्ली नहीं है, आपको राइट नहीं है। मैं मुतवल्ली नहीं था उसका उस टाइम, ना आज हूँ। ठीक है। और अब हम उन जमीनों को किस तरीके से निकाल सकते हैं जबकि नंबर वो नए चेंज हो गए हैं? पहले केवट होती थी, केवट के बाद में खसरे नंबर होते थे। ये जी ये प्रॉपर्टी जो है सलीम साहब, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये आपको कैसे पता है? नहीं, उसका वक्फनामा है जी मेरे पास में, और वक्फ बना खुदा है, वक्फ अलग है वो। ठीक है, ठीक है, जी जी जी। तो आप इसका हमें प्रॉपर गाइडेंस बताइए कि जी। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत कीमती है। और मेहदी साहब, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? यानी कि ये कि सलीम साहब, पूछना चाहूंगा मेहदी कि साहब पूछना चाहें, जी फरमाइए। दर्जे औकाफ रजिस्टर है सलीम साहब, ये वक्त ये वक्फ रजिस्टर्ड है या प्रॉपर्टी? रजिस्टर्ड वक्फ है। आज रजिस्टर्ड है जी 1915 का और 1911 का। नहीं, उसके कुछ गजट पब्लिकेशंस वगैरह हैं। नहीं, वो तो वक्फ बोर्ड में दर्ज है, नंबर मिला हुआ वक्फ बोर्ड का, वक्फ नंबर 4 अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमें कॉल किया, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मोइज साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है या कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी हो, इसको बचाने के लिए किस तरीके से सही इक़दाम उठाने चाहिए? शुरू प्राइमरी एग्ज़ाम पहले कि वो लोग फराहम करें डॉक्यूमेंट्स, जी कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या डॉक्यूमेंट के तहत तो प्रॉपर्टी वक्फ किया गया, तो वो फराहम करने के बाद वक्फ बोर्ड को रुजू हो। अब नए एक्ट के तहत इंस्पेक्टर को दरख्वास्त, जैसे कि मेहदी साहब ने कहा, वक्फ इंस्पेक्टर DRO के पास रहता है, उनको दरख्वास्त दिया जाए कि ऐसे ज़्यादा काबिज़ है, तो इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के बाद वक्फ बोर्ड में दरख्वास्त जवाब देते हैं कि भाई नो काबिज़ है, तो सेक्शन 54 के तहत दरख्वास्त देते, उसके बाद उसको नोटिस आती, जवाब मिलके वो जवाब रिप्लाई वक्फ ट्रिब्यूनल देते जी। वक्फ ट्रिब्यूनल उसका जवाब आंसर देता, उस जजमेंट आता, और फिर इम्प्लीमेंट करना वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड को आना पड़ता। ठीक। मेहदी साहब, इस सवाल पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उनको यही कहूँगा कि अपनी प्रॉपर्टी का अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है तो अपने स्टेट के वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू हों, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है। अच्छा, एक बात ये क्लियर कर दीजिए, जो अमेंडमेंट हमारा हुआ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये भी पूरे हिंदुस्तान पर नाफिज होगा? जी हाँ, ये माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट से जो गज़ट निकली है तमाम हिंदुस्तान के लिए नाफिजुल अमल 1 नवंबर 2013 से हो गया है। अब उसके तहत हम एक्शन शुरू कर सकते हैं। तो मुमकिन हो वहाँ पर भी इंस्पेक्टर होगा जी उनके हाँ, एरिया में? हर वक्फ बोर्ड में इंस्पेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के? यस जी हो सकता, मातहत काम करते हैं वो लोग, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अप्रोच होकर उन जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेक्टिफाई कराना है वो करा सकते हैं। जी। नीमत साहब, कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारे काबिल दोस्त ने सही कहा
اور اس میں اور ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو ہے انہوں خود جو ہے ڈائریکٹ وقف ٹربونل کو اپروچ ہو کے ریکوری سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں. اس میں اگر کسی کے قبضے میں ناجائز قبضے میں ہے پراپرٹی، ریکوری سوٹ فائل کر کے کارروائی کر سکتے ہیں وقف ٹربونل سے. جی امید سلیم صاحب کہ اس طریقے سے آپ عمل کر لیجئے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو معقول جواب مل گیا ہوگا. خادم مجاور، یہ بھی ایک ہم کو نام سننے میں آتے ہیں. مہدی صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ خادم اور مجاور. دیکھیے، مجاور وہ ہوتا ہے جو درگاہ میں فاتحہ کر کے، جی جو ریلیجیس روزمرہ کے فاتحہ جو لوگ ڈیووٹیز آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، جی ان کے لیے فاتحہ آفر کر کے اور اندر درگاہ کی نگرانی کر کے صاف صفائی کر لے کے، یہ مجاور ہوتا ہے. اسی طرح خادم بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ دونوں کو نئے ایکٹ میں ملا کے متولی کے ڈیفینیشن میں بھی ملا دیا گیا. خادم اور مجاور دونوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو زائرین ہیں ان کی خدمت کریں اور جو فاتحہ فتوت ہیں ان کی طرف سے ہم یہ پیش مان کریں. لیں کہ جیسا کہ متولی ہے سجادہ نشین ہے، تو متولی ایک متولی مینیجر ہوگا، ایم ڈی اور ٹوٹل مینیجر. جی ٹوٹل مینیجر ہوتا ہے. اور خادم، سجادہ اور جیسے آپ نے کہا مجاور سب متولی کے انڈر میں کام کرتے ہیں. متولی ٹوٹل ہیڈ ہوتا ہے پراپرٹی کا. جی تو یہ ایک ایم ڈی کے طریقے کا پوسٹ ہوگا. پھر یہ لوگ ان کو اسسٹ کرنے کے لیے اسسٹ کرنے کے لیے کرتے اگر ہیں. زیادہ ڈیووٹیز آتے ہیں، بڑی درگاہ ہوتی ہے، بڑی انکم ہوتی ہے، جی تو وہاں پر مجاور اسسٹ کرتے ہیں، خادم اسسٹ کرتے ہیں متولی کو. نعمت صاحب یہ بتائیے ان لوگوں کا اپوائنٹمنٹ کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کرنے کے لیے؟ ان لوگوں کا اپارٹمنٹ جو ہے، اب دیکھیے صاحب، خدیم جو ہے جیسا اجمیر شریف میں ہے، ان کا جو اپارٹمنٹ ہے جو متولی صاحب ہے انہوں کرتے ہیں سب ان کو. اور خدیم، مجاور، یہ لوگوں کا اپارٹمنٹ متولی جو ہیڈ ہے ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں لوگ، تو اپارٹمنٹ ان کے تھرو ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا اپوائنٹمنٹ متولی کر سکتا ہے؟ متولی کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیشن میں، متولی کی ڈیفینیشن میں لکھا گیا ہے کہ متولی اپائنٹ کر سکتے ہیں ان کو دیکھ بھال کے لیے. جی جیسا انہوں ہیڈ ہے، ان کو اسسٹنس، جی ڈے ٹو ڈے افیئرس کا اسسٹنس کے لیے ان کو اپائنٹ کیا جاتا ہے. جی اگلا سوال میرا معیز صاحب سے یہ ہوگا کہ متولی کیا غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ میں اس پر گفتگو جاری رکھوں گا. ایک کالر کو میں شامل کر لوں. ہیلو، آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے گا پلیز. میرا نام عمران خان حیدر آباد سے. جی عمران صاحب فرمائیے. میرا ایک سوال ہے. جی ہمارا ایک پرانا گھر ہے ہمارے والد صاحب کا. جی اس کے اوپر ہمارے دادا کی 2 بیویاں. جی اب وہ ہمارے چاچا بول رہے کہ اس میں 2 ماہ کا حق ہوتا. ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ نے عادل آباد سے کال کیا. میں سکسیشن پارٹیشن پہ ایک پروگرام کر چکا ہوں اور ان فیوچر میں بھی ہم ضرور کریں گے. آج وقف سے ریلیٹڈ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں، یا پھر کسی اور پروگرام میں آپ مجھے کال کر لیجیے گا. میں ضرور اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. میرا سوال تھا معیز صاحب سے کہ کیا ایک غیر مسلم کو بھی متولی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی نان مسلم کو؟ جی کر سکتے ہیں. جی نئے ایکٹ کے تحت، پرانے ایکٹ کے تحت غیر مسلم کو کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کہ متحد ہونا ہو، درگاہ شریف کے متحد ہونا چاہیے. ٹھیک. مہدی صاحب، اگر وہاں پر جیسا آپ نے فرمایا کہ ریلیجیس ڈیوٹیز کچھ نبھانا ہوتا ہے تو پھر نان مسلم اس کو کیسا نبھائے؟ نان مسلمس یہاں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر متولی نان مسلم ہو، جی اگر متولی لیڈیز ہو تو وہاں پر نائب متولی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. نائب متولی کی گنجائش ہے، اس کا ڈپٹی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. جی وہ لوگ جو ڈپٹی ایسا ہونا چاہیے وہ ریلیجیس ہیڈ ہونا چاہیے، اس کو تمام چیزوں سے واقف ہونا چاہیے. جی اسی لیے نائب متولی کے تھرو یہ کام کر سکتے ہیں، نان مسلم ہو اگر لیڈیز ہو تو. ٹھیک ہے. اگر متولی ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کون سا وہ کیا جاننا چاہتے ہیں. ہلو، آپ کا نام بتائیے گا پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ جی غلام رسول بول رہا ہوں، نظام آباد ڈسٹرکٹ کاماریڈی سے. جی فرمائیے. جی ایکچولی یہ وقف کی زمین کتنی ہے کر کے ایسا کچھ میپ ہوتا ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر بہت ساری جگہوں پہ وقف کی پراپرٹی ہوتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا. جی بے شک. ایسا کچھ انفارمیشن ہم کو آن لائن سے مل سکتا ہے یا حج سے کہاں سے مل سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر پراپرٹی جو ہے غیروں کے ہاتھ میں چل جاتی ہے، اپنے لوگوں کے ہاتھ میں چل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا ان ڈیٹیل بتائیے. بہت بہت شکریہ غلام رسول صاحب، بہت بہتر آپ نے سوال کیا ہے. اس پر میں ہمارے تینوں ناظرین سے باری باری سے درخواست کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ تحفظ ان زمینات کا کیسے کیا جائے. سب سے پہلے معلوم کیسے کیا جائے کہ کہاں کہاں وقف کی لینڈ ہے. اس سے پہلے مہدی صاحب نے جیسا فرمایا کہ متولی نان مسلم کو بھی رکھا جا سکتا ہے، ایک خاتون کو بھی رکھا جا سکتا ہے. یہ چیز کو آپ نوٹ کر لیں. اور رہی بات ریلیجیس ڈیوٹیز کی، تو اس کے لیے ڈپٹی متولی کو اپائنٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے نعمت اللہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ
वक्फ की जो लैंड्स है कहाँ कहाँ है, कैसे मालूम किया जा सकता है? जी, वक्फ लैंड्स जो है थ्रू आउट एपी में जो है वक्फ लैंड्स कहाँ कहाँ है, एपी ही नहीं, नेमत साहब जैसा हम ऑल इंडिया लेवल पर ये प्रोग्राम हमारा देखा जाता है, तो हर स्टेट में एक एपी स्टेट वक्फ बोर्ड होता है सब, वहाँ जाकर जो है आप एक एप्लीकेशन जो है दाखिल करके आप जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हुआ आप डिटेल्स जो है मांग सकते हैं वक्फ बोर्ड से। किस एप्लीकेशन के तहत? जैसे एक एप्लीकेशन, कोई भी मुसलमान कोई भी आदमी जो है अप्रोच होकर आप एप्लीकेशन रख के ले सकते हैं जी। तो वो दे आर बाउंड टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन? यस, दे आर बाउंड, इवन आरटी एक्ट के तहत भी ले सकते हैं आप, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी आप अप्लाई करके आप कापी हासिल कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोई फी होती है? नहीं, जस्ट नॉमिनल, इवन आरटी एक्ट में 10 रुपीज़ जो है कोर्ट फीस होती है, उसको जो है एफिडेविट के इसमें देते हैं एप्लीकेशन में, वो दे के करके हासिल कर सकते हैं आप। मेहदी भाई कोई साहब ये कोई आप बता सकेंगे क्या कि इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन इस तरीके की इंक्वायरी मिल सकती है? वक्फ बोर्ड में पता नहीं कि हर जगह हर स्टेट में ये ऑनलाइन रिकॉर्ड किया गया या नहीं। जहाँ पर ऑनलाइन रिकॉर्ड किया गया, अब जैसे अपने आंध्र प्रदेश में ई सेवा सेंटर्स, मी सेवा सेंटर्स किए गए जी, मगर वहाँ से वक्फ रिकॉर्ड को मरबूत नहीं किया गया अभी तक। अच्छा, वक्फ रिकॉर्ड को अभी तक मरबूत नहीं किया गया, अभी काम चल रहा है इस पे। अगर वो हो जाता है तो आप ऑनलाइन भी देख ले सकते हैं जी। लेकिन और आगे ये कहूँगा कि मैं साहब को, जो गुलाम रसूल साहब हैं, कि सर्वे हुआ वक्फ प्रॉपर्टीज़ 1954 एक्ट आने के बाद, इसके लिए सर्वे कमिश्नर्स बनाए गए अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने सेक्रेटेरिएट में। सर्वे कमिश्नर्स वहाँ पर भी जाके आप मालूम कर सकते हैं, सर्वे नंबर देकर, ये प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन कुछ देकर किसका सर्वे हुआ। उसके साथ प्लान की बात कर रहे थे साहब, सर्वे कमीशन रिपोर्ट्स के साथ प्लान बनाए गए जी। जिस वक्त सर्वे हुआ 1954 एक्ट आने के बाद, वो प्लान वहाँ पर आपको मिल जाता है। सर्वे कमीशन रिपोर्ट के साथ प्लान है, हर रिपोर्ट के साथ प्लान है, वो प्लान आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं जी। बहरहाल ये तमाम इंक्वायरी इनको इस तरीके से मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो जी, आपका नाम बताइए प्लीज़। हेलो, आप टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दीजिए प्लीज़। अब्दुल अजीज सूफी पठान जी, कहाँ से बोल रहे हैं अब्दुल अजीज साहब? जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कोटा से। कोटा राजस्थान? कोटा राजस्थान जी, फरमाइए। जी, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि टेलीविज़न की आवाज़ को प्लीज़ बंद कर दीजिएगा अब्दुल अजीज साहब। ग़ालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। नाजरीन, बहुत अफसोस होता है आप लोगों के कॉल ड्रॉप्स होते हैं, वजह आप ख़ुद बेहतर जान गए होंगे। हम गुफ्तगू कर रहे हैं वक्फ एक्ट पर, मुजावर खादिम, इन चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया। मैं मोइज़ साहब, एडवोकेट साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जो इंक्वायरी निकाली जाती है कि वक्फ के कहाँ कहाँ लैंड्स है, अब उस पर अगर इंक्रोचमेंट किसी का पाया जाता है तो क्या एक शख्स जो आंध्र प्रदेश का है तो वो दिल्ली की वक्फ की हुई प्रॉपर्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई पिटीशन डाल सकता है? ज़रूर डाल सकते हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी डाल सकते हैं। जाके वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन आराम से डॉक्यूमेंट्स करने में उसको सर्वे करा सकते हैं। उसके बाद ट्रिब्यूनल में केस डाल सकते हैं जी, वक्फ बोर्ड में केस डाल सकते हैं। अगर सर्वे आके सर्वे करते हैं जी, हर वक्फ बोर्ड में सर्वे रहते हैं, जाके सर्वे कर सकते हैं जी। अगर नहीं करें तो वो ट्रिब्यूनल को जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल से अपॉइंट करके सर्वे को सर्वे कर सकते हैं। इस तरह से प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं जी। नाज़रीन, एक कॉलर को मैं शामिल करता हूँ, देखते हैं कौन सा पर क्या जानना चाहते हैं। हेलो, आपका नाम बताइए प्लीज़। वालेकुम सलाम, आपका नाम? मेरा मोहम्मद ज़काउर रहमान। ज़का साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं महबूब नगर आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, फरमाइए साहब। अब महबूब नगर में जो वक्त के जमीना है जी, कई सालों से लोग काबिल हैं, ठीक है। यहाँ तक के बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं। उसका कोई जाके हम ऑफिस में मालूमात भी करें तो नहीं, वो नहीं कर सकते, वो कुछ भी बहाने कर रहे हैं, बड़ा कुछ ना कुछ गलत बात कर रहे हैं हम। ज़काउर रहमान साहब, कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए जरा उसके बारे में? जी जी, मैं ज़रूर बताऊंगा। ज़काउर रहमान साहब, आप महबूब नगर के ही हैं? जी जी, बिल्कुल महबूब नगर का हूँ। जिस वक्त ये बिल्डिंग्स, रहमान बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रखी जी 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 जी, मैं आप मेरा सवाल सुन लीजिए। तमाम नाजरीन से भी मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप महबूब नगर में रहते हो तो जिस वक्त बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए फाउंडेशन रखा गया था तो तब आप लोगों ने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? जी, हम जब
वो छोटे थे, मेरी उम्र अब 40 ईयर्स है, वो बन के तकरीबन जी जी कितनी आप जी फरमाइए मेरी उम्र 40 ईयर्स है, जी। जब बनी थी तो मैं बहुत मुश्किल 10-12 साल का था। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़काउर रहमान साहब, आपने हमें कॉल किया। मैं बस नाज़रीन से यही कहना चाहता था कि जिस वक्त वहाँ पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा होना शुरू होता है उस वक्त हम क्यों खामोश होते हैं, जब मंजिलें बन जाती है तो फिर उसके बाद हम उठते हैं। मेरा सवाल वक्त की कमी है ज़काउर रहमान साहब, जैसा कि वक्फ की प्रोटेक्शन कैसा करना है, मैं मोहित साहब से फिर एक बार दरख्वास्त करूँगा कि बता दें इसमें क्या करना होगा। पहले जो प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं वो सख्त दिल से, सही दिल से उसको तहफ़्फ़ुज़ करें। लोग तहफ़्फ़ुज़ करने जाते हैं, बीच में भटक जाते हैं जी, उनका इनका प्रेशर आता है तो बीच से छूट के चले जाते हैं। जब तहफ़्फ़ुज़ करना चाहें तो पहले इरादा कर लें कि तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, किसी हालत में किसी सूरत में कुछ भी उसमें अड़चने आए मैं तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इस तरह से नहीं करें। लोग तहफ़्फ़ुज़ करने जाते हैं, बीच में उनके इनके बातें आते हैं, फ़ोन आते हैं, डराना धमकाना होता है, उसके बाद बीच से छूट के चले जाते हैं। इस तरह से नहीं करते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें होती है। तरीक़ेकार तो हम बोले हैं कि जैसा मेहदी साहब ने भी, हमारे तीनों लीगल एक्सपर्ट्स ने फरमाया कि आपको जो है वक्फ बोर्ड को पहले रुजू होना है या इंस्पेक्टर को रुजू होना है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो वक्फ ट्रिब्यूनल पर भी आप मुकदमा डाल सकते हैं। दोस्तों, वो सवालात हमारे पास भी हैं, उम्मीद करता हूँ आपके पास भी बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ। लेकिन अब तमाम नाज़रीन की तरफ से और लीगल पॉइंट्स लाइव की पूरी टीम की तरफ से मुझ पर यह वाजिब है कि हमारे तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हमारे पास रह गए हैं जिसको डिस्कस हम आज नहीं कर सके। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, चेयरमैन का कैसे होता है, इन चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को अगर वक्त मिलता है तो अगले जुमेरात को भी मैं आपको दरख्वास्त करूँगा, अभी से दरख्वास्त कर लेता हूँ कि आप लोग आए तो मेहरबानी आप लोगों की बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक बार दोस्तों, इस प्रोग्राम को यानी लीगल पॉइंट्स लाइव को हम 2 रोज़ पेश करते हैं, 2 दिन हफ्ते के, एक जुमेरात के दिन पेश किया जाता है और जुमे के दिन भी इसको पेश किया जाता है। कल हम जो गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान नोट कर लें। कल हम गुफ्तगू करेंगे कंप्लेंट्स, अरेस्ट्स एंड बेल, किस तरीके